लेकिन भाटी साहब, शुरुआत आपसे करते हुए, जब तक बीजेपी और कांग्रेस के लोग नहीं जुड़ते हैं, अब देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तकरीबन 1 सालों के बाद, उसको लेकर बड़ी तैयारी यहां पर आपके विरोधी दलों की ओर से भी की जा रही है, आपकी ओर से भी की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहयोगी है, अगर उसके भीतर से राहुल गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगे और दिग्विजय सिंह आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करने लगे, फिर इसका बहुत दूर तलक असर होगा। राजकुमार भाटी जी। नहीं, मैं समझता हूं चित्रा जी कि किसी एक गुण की तारीफ कर देना, ये न तो अपनी पार्टी का विरोध है, न नेता का विरोध है, और न दूसरी पार्टी का समर्थन करना है। देखिए, मैंने तो कई बार कई शो में ये बात बोली है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, बुरे से बुरे संगठन में भी एक तो अच्छाई होती है। चंबल के कई डकैत भी जो बहुत खूंखार डकैत माने जाते थे और हत्याएं करते थे, रेप करते थे, वो भी गरीबों लोगों को मैं कई बार रुपया बांट देते थे। गरीबों की बेटियों की शादी में दान दे के आते थे और मंदिरों में तो अक्सर जाके जो दान देते ही थे। तो किसी एक गुण की, ये मैं भी सहमत हूँ इस बात से दिग्विजय सिंह जी से, जो वो कहना चाह रहे हैं कि आदमी सबको बराबर में लेके चले, ज़मीन पे बैठ के मीटिंग में ज़मीन पे बैठे, ये अच्छी बात है, ये एक अनुशासन की बात है। और ये हम मानते हैं कि इसका मतलब मैं भी कोई आरएसएस का या बीजेपी का बहुत कट्टर विरोधी हूं। मैं उनमें बुराइयां भी तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन एक दो गुण मैं भी उनमें ऐसा देखता हूं जिसे सबको अपनाना चाहिए। अरे वही गुण तो सब पर भारी पड़ जाता है ना राजकुमार भाटी जी। अब बीजेपी बताती है कि बाकी जगह परिवारवादी पार्टियां हैं, एक अध्यक्ष के बाद दूसरा अध्यक्ष कौन बनेगा ये बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर जमीन पर बैठा हुआ कार्यकर्ता भी, हाल ही में हम इतना पीछे क्यों जाए, हाल ही में हमने देखा नितिन नवीन जी को, आप देखिए कोई दूर दूर तक उनका नाम लेवा नहीं था, वो बनेंगे नहीं बनेंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता था, और नितिन नवीन जैसे 45 साल के युवा कार्यकर्ता को लाकर दिल्ली में जगह दे दिया और सीधे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तो यही तो उनकी ताकत है ना, जो बाकी पार्टियों से अलग करती है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जमीन पर भी नजर आती है। भाटी साहब, नहीं, मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि आपने परिवारवाद का जिक्र किया। परिवारवाद पे हम कई बार इस बात का जवाब दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। अगर आज अमित शाह जी के बेटे जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बने बैठे हैं तो वो केवल परिवारवाद की वजह से बैठे हैं, अपने पिताजी की वजह से बैठे हैं। उनके पिताजी गृह मंत्री केवल इस वजह से बैठे हैं। जय शाह में कोई योग्यता नहीं है क्रिकेट संबंधी, क्रिकेट का कोई ज्ञान उन्हें नहीं है। दूसरी बात जो अभी आप कह रही हो, जो परिवारवादी पार्टियों की आपने बात कर दी, ठीक है, मैं दूसरा जिक्र ये कर देती हूँ, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो देखिए बिहार में भी रिफ्लेक्ट हुआ, अब बाकी राज्यों में भी इतने। कल ही मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी का जाके लखनऊ में इंटरव्यू किया, उनकी ओर से बताया गया कि 2027 का कितना फुल प्रूफ प्लान हमने तैयार करके रखा हुआ है। नितिन नवीन का जिक्र किया आपने, नितिन नवीन मेरे ध्यान आ गया। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, या जो उत्तर प्रदेश में अभी जो चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को जाहिर करता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को कोई ये जो दिखावा करते हैं कि हम तो चुनते हैं, हम तो चुनते हैं, हाँ। किसी को कानो कान भनक नहीं थी, किसी को ये पता ही नहीं है इनके अध्यक्ष कहां से तय होकर आते हैं। हमारे अंदर कम से कम संगठन में चर्चा तो होती है, इनके तो संगठन में कोई चर्चा तक नहीं होती। इनके तो अब नागपुर ने भी अब की बार तो कोशिश कर ली, नागपुर की पसंद का भी अध्यक्ष नहीं बना, तो कहां से बन के आया, ये आश्चर्य की बात है। पार्टी में किस तरह निर्णय लिए जा रहे हैं, कहाँ गया लोकतंत्र, कहाँ गई कार्यकर्ता आधारित पार्टी, कहाँ गया कार्यकर्ताओं को विचार विमर्श। नितिन नवीन को तो एक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजकल दो लोगों के हाथ में है, और वो लोग चाहते हैं कि कोई कद्दावर आदमी सामने ना आए, कमजोर लोगों को पदों पर बैठाया जाए, जो इनके सामने आंख उठा के बात ना कर सके। ये बहुत गजब है। कभी ये कहे कि जमीन पर बैठा हुआ कार्यकर्ता, आप देखिए फिर तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है, और उसी जमीनी कार्यकर्ता को उठाकर अगर अध्यक्ष बना दिया जाए तो फिर लगता है कि यहाँ पर तो किसी की चलती नहीं। ये बहुत खूब राजकुमार भाटी जी जलेबियां शब्दों के बड़े बहुत अच्छे से बना लेते हैं। सुधांशु जी हमारे साथ आ गए हैं, अब उनका रुख करते हुए। सुधांशु जी, आज तो आप लोगों में तो फूले नहीं समा रहे हैं। दिग्विजय सिंह, जिन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर इतना कटाक्ष किया आरएसएस पर, भारतीय जनता पार्टी पर, आज उन्होंने नसीहत क्या दी थी राहुल गांधी को, बड़े अच्छे लगने लगे आप लोगों को दिग्विजय सिंह जी। सुधांशु जी। नहीं,
देखिए, यहां पर कोई न फूले समाने की बात है ना बहुत खुश होने की बात है, ये बहुत चिंतित होने की बात है। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष के मुकाबले सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करके भारत के बारे में सर्वाधिक अपशब्द बोले, भारत के सारे विरोधियों के साथ जाके मंच साझा किया है और भारत विरोधी संस्थाओं में जाकर बोले हैं। आज ही आप समझिए जिस प्रकार के उन्होंने यूरोपियन ओपन यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाकर जिनके साथ मंच साझा किया। अभी देखिए वो जो FBS है, FES, फेडरिक एबर्न स्टिफ्टंग, वो संगठन जर्मनी का जो कि यूरोप रशिया ने अप्रैल 2022 में उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया, यानी उसको बैन कर दिया एक तरीके से। ऐसे संगठनों पे जाने वाले राहुल गांधी जी को छोड़िए, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं। कितनी बार आपने देखा विदेश में जाके भारत के बारे में बोलते हुए उल्टा सीधा। उससे पहले अधीर रंजन चौधरी थे, कितनी बार देखा आपने बाहर जाके उल्टा सीधा बोलते हुए। उससे पहले सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी थे लोकसभा और राज्यसभा में, कितनी बार आपने देखा सरकार के विरुद्ध विदेश में जाके बोलते हुए। अब आइए साहब, अटल जी की सरकार में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मनमोहन सिंह और लोकसभा में सोनिया गांधी जी थी। इवन सोनिया गांधी जी ने कभी जाके बाहर नहीं बोला। इसके अपने नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल जी ने जाकर समर्थन किया सरकार का। बताइए साहब, ये कैसे विचित्र आए हैं। और अब मुझे लगता है वो जो चिंता पूरे देश को है, जो मैंने आज बोला कि भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के भारत की राजनीति में स्थायी प्रतिनिधि और प्रवक्ता हो गए हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी हैज बिकम अ परमानेंट स्पोक्स पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर ग्लोबल नेफेरियस नेक्सस ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस। अब मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर भी लोगों को इस बात पर रियलाइजेशन होने लगा है। तो मतलब क्योंकि जिस अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लाइन के प्रियंका ऊपर गांधी राहुल की गांधी तारीफ ले कर जाने रहे का हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो मतलब आप लोगों के लिए भी मुफीद होगा, आप लोग यही चाहते हैं। राहुल गांधी हमेशा निशाने पर रहते हैं, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, सुधांशु जी। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक वाक्य पूरा कर दूं, समझ में आ जाए। देखिए, यह कांग्रेस का वैसे तो अंदरूनी मामला है, परंतु जिस ढंग की बातें राहुल गांधी ने की हैं, आप याद करिए, ये 2024 में राहुल गांधी जी ने अप्रैल या जनवरी में यह बोला कि हम सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे और संपत्ति का वितरण कर देंगे। साहब, ये तो किसी कम्युनिस्ट कंट्री ने भी नहीं किया कि आपकी संपत्ति लेके दूसरे को बांट दी हो। ये कहने वाला व्यक्ति, आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए, वो देश की सत्ता नहीं चाहता, देश को बवाल करना चाहता। और अगर दिग्विजय सिंह जैसा घनघोर संघ विरोधी, घनघोर हिंदू विरोधी, जिसने कहा 26/11 आरएसएस ने करवाया, अगर वो भी ये कहने पे मजबूर है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व आज कितना मगरूर है और कांग्रेस का ढांचा अंदर से कितना चूर-चूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।